हेलो एवरीवन। गाइस, आई एम श्योर आप जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप का नाम रोशन करोगे और बहुत सारा जिंदगी में फोड़ रहे हो। सो आई वेलकम यू बैक ऑन द थर्ड लेक्चर ऑफ हेलो किड्स एंड हेलो रीच। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग बिकॉज आज हम करने वाले हैं SN1 SN2 मैकेनिज्म प्लस कुछ हेलो रेंज की ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो आज तक ना आपने सुनी है, ना आपने देखी है, ना आपने कहीं पढ़ी है। आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग है, तो लास्ट तक बने रहे हैं। उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप सबके साथ दो प्रॉमिस कर लेना चाहता हूँ जो ज्यादातर मैं अपने वीडियोस में लेता हूँ। पहला प्रॉमिस क्या है, आपने अपने कमरे के अंदर बैठ के एक नुक्कड़ के अंदर बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ, बिना मोबाइल फोन को DND मोड पे लगा के ये सारी की सारी वीडियो लिखनी है, सारे नोट्स बनाने हैं अलग अलग पेन से। क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट हम डिजाइन करते हैं डिफरेंट, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है माइंड की वो फटाफट से ग्रास्पिंग पावर बन जाती है, इंक्रीज करती है। सेकंड पॉइंट हमने क्या याद करना है कि हमने इस लेक्चर को एंड तक देखना है, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत सारी ऐसे लूप होल्स हैं जो आपको पहली बार पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलो गाइस, सबसे पहले ये लेक्चर किन के लिए वैलिड है वो बात कर लेते हैं। ये लेक्चर वो लोग लगा सकते हैं जो आज 9 to 10 NTSC और ओलंपियाड का पेपर दे रहे हैं। NTSC और ओलंपियाड जो बच्चे 11th 12th जेई नीट या बोर्ड दे रहे हैं, या फिर ड्रॉपर जो जेई और नीट का पेपर देने वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो वैलिड है। बहुत जबरदस्त वो बच्चे वीडियो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ ये बात, बेटा आप में से जितने बच्चे अभी 10th और 12th में बोर्ड दे रहे हैं, अगर आपने अभी भी मेरी स्पेशल क्लासेस, मेरी स्पेशल रिवीजन बैच को नहीं ज्वाइन किया, तो शायद इस धरती के ऊपर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने बचे हैं, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इन 3 महीनों में अगर आपको अभी पढ़ाई नहीं आती, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी एक अच्छी हैंडसम परसेंटेज ला दूंगा। क्योंकि 10th और 12th की जो परसेंटेज ना वो जिंदगी के अंदर हर जगह काम आएगी। तो आज ही मेरे नंबर के ऊपर, वो नंबर मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, +919779206559। इस मोबाइल नंबर के ऊपर अप्रोच कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने पे इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी आज ही स्पेशल रिवीजन क्लासेस, स्पेशल रिवीजन बैच जो हमारा बोर्ड्स का, जेई का और नीट का बना है उसको ज्वाइन कीजिए। इसमें स्पेशल क्लासेस लगती है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे वो मैथमेटिक्स, चाहे वो इंग्लिश है। मंडे टू सैटरडे और जितने भी मॉक टेस्ट है सारे के सारे लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात बच्चों, हमारे पास अब क्योंकि आपका बहुत अच्छा साथ है सबका, तो मैंने आप सबके साथ के साथ बहुत अच्छा ग्रोथ किया, तो आप सबके प्यार के साथ, आप सबके विशेष के साथ आज हमारे पास विजन का किंडरगार्टन है जो IB सर्टिफाइड है। और हम 14 महीनों से लेकर 6 साल तक ये बच्चा विजन का किंडरगार्टन चलाते हैं। 14 महीनों से 6 साल तक आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, कहीं पे भी कोई बच्चा है जिसको बहुत अच्छी बेस चाहिए, रूट्स अच्छी है तो पेड़ बड़ा हो सकता है, रूट्स अच्छी होनी चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए, हम यहाँ पे करवाते हैं। दूसरा, विजन का कोडिंग क्लासेस जो है उसमें हम बहुत अच्छा काम करवाते हैं, प्लस रोबोटिक्स करवाते हैं, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाते हैं। जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक है वो सारे के सारे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हो बच्चों। ये बात आपने समझनी है। ठीक है, चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का लेक्चर, जिसका नाम है, आज हम करने वाले हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बच्चा बड़ा इजी है, तो आओ करते हैं। तो आपने याद रखना है SN1 का कंप्लीट नेम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, और आई कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और अगर मैं SN2 की बात करूं, इट इज अ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका शब्द हमने फुल फॉर्म से पढ़ लिया, अभी हमें इसका बहुत सारा अंदर तक ज्ञान लेना है, ये आपको ध्यान से देखना है बच्चों। So this is a bimolecular nucleophilic substitution, this is a unimolecular nucleophilic substitution। ये बात अच्छे से समझनी है, इसमें कोई भी आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म। आइए जी, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, बट आपको सिर्फ देखना है बहुत ध्यान से। पहले हमने SN1 समझना है, तो आइए बच्चा हम लोग SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले याद रखिए, क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है बच्चों, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट, नॉट ऑन टू रिएक्टेंट्स। ये सिर्फ वन रिएक्टेंट पे ही फॉलो करता है रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स इफ आई हैव CH3, please understand this point very very well, CH3Br plus OH negative, and this is a nucleophile, so this will give me bachcha log CH3, right? It will give me OH plus Br negative. Now what will happen? Please note, in this SN1 mechanism, the rate of reaction is directly or equals to K. Directly, this is 3 degree halide, so I'll just write 3 degree halide. ये सिर्फ और सिर्फ 3 degree halide पे ही डिपेंड किया और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं किया। दैट मीन्स एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, नॉट मोर देन वन रिएक्टेंट। ये बात आपको बड़ी अच्छे से समझनी है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा ब्रीफ कर दूं, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन depends only on the concentration of the alkyl halide, चाहे वो 3 डिग्री है चाहे वो 2 डिग्री है बच्चों। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है? इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, therefore the rate of reaction is equals to KRX। आपको K तो पता ही है, K कौन होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड RX कौन है बच्चा लोग? यहाँ पे RX इज अल्काइल हैलाइड। ये बात आपको नहीं भूलनी है, बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक सबसे यूनिमॉलिक्यूलर की बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर? व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? बिकॉज in this reaction the rate of a reaction depends only on one reactant, and it is the only determining step, it is the only rate determining step, सिर्फ वो ही rate determining step है और कोई नहीं है, and it is the only rate determining step। ये बात आपको समझनी है, ठीक है भाई? तो ये ध्यान रखना है, ये हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हमेशा एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये अच्छे से बात आपको समझ आनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब जैसे यही नहीं है, अगर मैं आपको इसके मैकेनिज्म सिखाऊं, मैकेनिज्म SN1 का, तो आप ये नहीं है कि एक ही स्टेप में हो जाता है, स्टेप 2 ही है इसमें। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन दिखाऊं, आप जरा देखेंगे तो ध्यान देंगे, SN मैकेनिज्म में भी 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटाइन। इसमें पहले कार्बोकटाइन बेटा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। जरा पॉइंट समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास अल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री, मैं दोबारा वही एग्जांपल लूंगा। तो जब मेरे पास ये है Br निकला बेटा, यहाँ पे इसने इक्विलिब्रियम में क्या बनाया? CH3C CH3 it gives you positive charge plus the Br negative, right? This is called as कार्बोकटाइन। इसको मैं कार्बोकटाइन कहूंगा। ये स्टेप जो है, जो कार्बोकटाइन का स्टेप है पहला, ये स्लो स्टेप है, इट इज अ स्लो स्टेप एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपने केमिकल काइनेटिक्स में मेरे से पढ़ा है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एक ही करेगा। अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, जरा पॉइंट ध्यान से देखना आपने, हर्षित भाई, नवकिरण बहन, स्टेप 2 जरा पॉइंट ध्यान से देखना। वो क्या कहता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक on the carbocation, ये एक फास्ट स्टेप है, इसलिए जो फास्ट स्टेप्स होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होते। तो इसके ऊपर कैसे बनेगा देखिए, वो भी मेरे पास
CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, क्या बन गया यहाँ पे, OH बन गया। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन याद रख लीजिए हमेशा के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली स्लो स्टेप। ये सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एक स्टेप पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, अच्छा एक इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट सिखाना चाहूंगा पहले, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें नोट्स हम बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि SN1 जो मैकेनिज्म है, जो SN1 मैकेनिज्म है, इट इज फैसिलिटेटेड, मतलब हेल्प्ड बाय, ये फैसिलिटेट किया जाता है बेटा, किससे किया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, by the polar protic solvents such as water, alcohol or aqueous organic solvents. Why? Because these solvents, ये जो solvents होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, it promote the ionization step. They promote the ionization step. Please understand, by stabilizing the ion, by stabilizing the ion with the solvation process. ये तो समझते हो, तो आपने ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपने इतना बात रखते हैं, SN1 mechanism is favored by polar protic solvents such as water, alcohol और जो SN मैकेनिज्म है उसको हेल्प कौन करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पहला पॉइंट था। दूसरी पॉइंट समझना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 मैकेनिज्म का भाई जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वो इस तरह का बनता है, समथिंग लाइक दिस। आप देख लीजिए एक बार, फिर आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगा ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या बनेगा, क्योंकि हर जगह ये आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा ये मानना है ना SN1 में। तो बेटा सबसे पहले आपके पास 3 डिग्री हैलाइड होनी चाहिए, 3 डिग्री हैलाइड के बाद 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड के बाद आपके पास होनी चाहिए 1 डिग्री हैलाइड। मतलब ये वाला जो बाई है 3 डिग्री, ये फास्टेस्ट SN1 दिखाएगा, और ये स्लो SN1 रिएक्शन दिखाएगा। ये स्लो SN1 अच्छे से समझना है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना भाई, SN1 स्लो रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट कराऊंगा मैं आपको। SN1 मैकेनिज्म से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें, इसका अगर स्पेस आइसोमेरिज्म देखें, तो उसमें प्रोडक्ट हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है 50% डी आइसोमर प्लस 50% एल आइसोमर। अब ये क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी ले जाऊंगा आपको, ये SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा वो था SN2 मैकेनिज्म। अभी मैं आप करवा दूंगा ये मैं अभी अंडरलाइन, द चिल्ड्रन हु डू नॉट नो दिस, जिन बच्चों को ये नहीं पता मैं दोबारा करवा दूंगा। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, इट्स अ बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है
वो किस पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट एंड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो दी मैंने। हाँ, क्या द रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे तो करेगा एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन is equals to K alkyl halide and the nucleophile and the nucleophile। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगा। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कैसे। इमेजिन कर लीजिए मेरे पास है CH3Br, मेरे पास है OH नेगेटिव। क्या बन गया यहाँ से भाई लोग? CH3OH प्लस Br नेगेटिव। अब ये हुआ SN2 मैकेनिज्म से। तो भाई इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या लूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो CH3Br पे भी कर रहा है, साथ में भाई लोग ये OH नेगेटिव पे भी कर रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो देयरफॉर क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ ये हुआ बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन अगर दोनों पे डिपेंड करता, अगर एक पे डिपेंड करता सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे तो यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन, अगर दोनों पे रिएक्ट करता तो बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ये बात आपने बहुत अच्छे से समझनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बतानी है, ठीक है? यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब अगला पॉइंट देखिए। अब SN2 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है जो उसमें नहीं था। पहली चीज क्या याद रखनी है? बहुत अच्छे से बात याद रखनी है, बहुत अच्छे से। इस रिएक्शन, इसमें हम कहते हैं जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कंसर्टेड रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि कंसर्टेड रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, वो SN2 में होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है, और वो भी साइमल्टेनियसली। क्योंकि पीछे से अटैक हो जाता है, मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में बॉन्ड टूटता और बनता इकट्ठे है, इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? कंसर्टेड रिएक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों? कंसर्टेड रिएक्शंस। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म जो है ना भाई, ये सिंगल स्टेप में होता है। SN1 तो 2 स्टेप्स में था, ये सिंगल स्टेप में होता है। वो 2 स्टेप्स में था, ये सिंगल स्टेप में। अब सिंगल स्टेप से बॉन्ड तोड़ना है, सिंगल स्टेप में बॉन्ड बनाना है। हाँ, और दूसरा ये क्या करता है? एल्काइल हैलाइड पे भी करता है, और साथ ही साथ ये किस पे रिएक्ट करता है? इस पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है? कुछ लोग रिएक्टेंट या एल्काइल हैलाइड को सबस्ट्रेट भी कहते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या कहते हैं भाई? सबस्ट्रेट। ये बात समझनी है, क्या कहते हैं भाई? सबस्ट्रेट। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स बोलूं, ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इज SN2 मैकेनिज्म, तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री हैलाइड, और फिर 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम आएगी। मतलब इसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी, और SN1 में बेटा, SN2 में इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी इन SN1। ये आपने समझना है। तीसरी बात, उसमें था रेसमिक मिक्सचर। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री निकालूं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं लगेगा समझ स्टीरियो केमिस्ट्री वाला वो शब्द, मैं दोबारा बना दूंगा, डोंट वरी, बट एक बार इसका खत्म हो जाएगा ना। स्टीरियो केमिस्ट्री निकालो, किसका स्टीरियो केमिस्ट्री निकालू बेटा? SN2 का। तो याद रखना
इसमें होती है वॉल्डन इन्वर्जन। हाँ, ये क्या होता है? वॉल्डन इन्वर्जन मतलब इमेजिन कर लो, आपको प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट जो है वो है आपका डी आइसोमर, ये रिएक्टेंट है। जब आपने SN2 किया बेटा आपको मिलेगा एल आइसोमर। ओ, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाती है। दिस इज द रिएक्टेंट। SN2 के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी बदल गई, प्रोडक्ट बन गई। ये बात आपने समझनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको थोड़ा करवाऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। होती क्या है जो आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कहते हैं इसे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, बड़ा कुछ लोग कहते हैं। तो मैं आपको फटाफट से करा देता हूँ। बेटा क्या होता है इसमें, यू हैव अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। उस लाइट की कितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उस लाइट की कितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये कौन मेजर करता है? ये पोलैरीमीटर मेजर करता है। व्हाट इज अ पोलैरीमीटर? प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ डिवाइस used to measure the optical activity। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। कितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैं हिंदी में शब्दावली में करूं तो कितनी क्षमता है वो लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को। और ये मेजर कौन करता है? पोलैरीमीटर, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज लाइट, जरा बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपने समझनी है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट रोटेट करती है, जरा बात समझना, या क्या रोटेट कर सकती है? राइट में रोटेट कर सकती है। या तो लेफ्ट में रोटेट करेगी या राइट में रोटेट करेगी। करी तो दो जगह, यहां तो लेफ्ट यहां तो राइट। सिंपल बात, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये लेफ्ट में रोटेट कर जाए, इसको कहते हैं लेवो रोटेटरी आइसोमर। और अगर ये राइट में रोटेट कर जाए, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ये बात आपने समझनी है। लेवो रोटेटरी को शॉर्ट फॉर्म में शब्दावली में कह देते हैं बच्चा लोग एल आइसोमर। अगर राइट में करे इसे कह देते हैं डी आइसोमर। मेरी बात लग रही समझ? ये लग रहा है कि अगर मेरे पास, जैसे सपोज करो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, अगर ये राइट में कर गया तो कौन सा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी आइसोमर। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है लेफ्ट में कर गया मेरी तरफ, तो क्या करेगा भाई? एल आइसोमर, लेवो रोटेटरी आइसोमर। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं हमने करना, हमने बहुत इजी करना है काम, ठीक है। अब अगर यू ऑब्टेन अ मिक्सचर, अगर एक मिक्सचर मिल जाए किसका? 50% एल आइसोमर का एंड 50% डी आइसोमर का, इज ऑब्टेन्ड बाय, उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो सिंपल सी बात है। अब रेसमिक मिक्सचर हमें किस में मिलता है? SN1 में। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं फटाफट से, रेसमिक मिक्सचर मींस 50% डी आइसोमर प्लस 50% एल आइसोमर। इसको हम कहा मिलता है? हमें SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन में। और अगर हमें मिल जाए, क्या मिल जाए रेसमिक मिक्सचर की जगह? बेटा
वॉल्डन इन्वर्जन ये कहाँ मिलती है हमें? SN2 में मिलती है। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती, तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले इसमें डी आइसोमर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली? इट गेट्स कन्वर्टेड टू, ये बात समझ लीजिए, इट गेट्स कन्वर्टेड टू एल आइसोमर। दिस इज कॉल्ड एज, दिस हैपेंस इन SN2 mechanism. This happens in SN2 mechanism. So SN2 mechanism उसको कहते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर SN1, वाल्डन इन्वर्जन SN2 मैकेनिज्म। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो मेरे से पूछो बच्चों, मुझे चैट सेक्शन बताते रहिए अगर आपको समझ आती कि नहीं आती। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे उम्मीद है, बट यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें और सिखाऊंगा। हमने पीछे पढ़ रहे थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो बेटा याद रखना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ये क्या करते हैं, ये बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। मैं एग्जांपल दे चुका हूँ पीछे इसका, वाटर, अल्कोहल ये दे चुका हूँ पीछे, एक्सेट्रा। ये इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन और डिक्रीज करते हैं द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN2। they decrease the rate of SN2 reaction, please understand। ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ SN1, ये डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ SN2। ये बात आपने समझनी है बहुत प्यार से, अच्छे समझिए। एक और मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे। क्या? जब हम SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन करते हैं तो प्लीज बात याद रखिए, इसमें अटैक जो करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जो अटैक होता है याद रखना न्यूक्लियोफाइल का, attack of nucleophile happens from the backside, happens from the backside, पीछे से आके छुरा मारता है, इसीलिए इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन तो कहते हैं, साथ में कुछ किताबें इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देती है। द टर्म इट एज inversion of configuration, please understand this point very very well। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, आइए, क्योंकि बिना सवाल के तो मुझे कुछ समझ नहीं आता सर। पहला, दूसरा, अगर डिफरेंस समझना बेटा, ये देखा जाए दिस इज 1 डिग्री हैलाइड, क्योंकि इसके साथ जुड़ा, दिस इज 3 डिग्री हैलाइड। यस, वेरी नाइस। दिस विल हैपन विद SN1 mechanism and this will happen with SN2 mechanism। इसमें होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें प्रोडक्ट तो मैं बना ही दूंगा, बट होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें प्रोडक्ट मैं ही बनाऊंगा, इसमें मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। इसमें क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर। इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे, इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात लग गई समझ? चलिए, उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि बेटा ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। किसी को समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ये टॉपिक ऐसा था। अगर आपको लग गया समझ, उस परमात्मा का शुक्र करते हैं कि परमात्मा ने हमें ये टॉपिक समझाया। ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो फटाफट से चैट सेक्शन में। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा करो यार, टॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और, बेटा नेक्स्ट हमारा आएगा हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यहाँ पे आएंगे हमारे एलिमिनेशन रिएक्शंस।
एलिमिनेशन रिएक्शंस बहुत ही इजी है, मैं आपको इसका शॉर्टकट करवाऊंगा अपने बच्चों को। तो बेटा सिंपल सी बात है, जरा समझना। इमेजिन कर लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2, then you have CH HBr HCH3। ठीक है भाई, मेरे पास इसकी दो ऑप्शन है। पहले में मैंने डाला एक्वस KOH और दूसरे मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। तो बेटा आपको याद रखना है, जो ये वाला ना, ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और भाई ये वाला जो है ना, ये करेगा एलिमिनेशन, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकालेगा और हेलोजिनेशन भी बाहर, हेलोजन भी बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन भी बाहर निकालेगा, हेलोजन भी बाहर निकालेगा। पहले में प्रोडक्ट क्या बनेगा इस भाई का, CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। दूसरे में CH3 CH2 CH2 CH CH3। इसमें एलिमिनेशन हुआ तो डबल बॉन्ड आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। इसमें एक और प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। बट बेटा ये जो प्रोडक्ट है ये है माइनर प्रोडक्ट, और बेटा ये है मेजर प्रोडक्ट। इसको डिफाइन कौन करता है, सेट-ज़ेफ रूल। एक रूल होता है सेट-ज़ेफ रूल। वो क्या कहता है रूल, कहता है मेजर प्रोडक्ट वो होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा वेयर देयर इज मोर सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा, वो ही मेजर स्टेबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगले पेज पे करता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटा सिंपल सा काम लेते हैं, CH3 CH3। जरा पॉइंट समझते रहना बच्चों, पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के बिना स्टोरी नहीं चलेगी। CH2 CHBr, देन यू हैव CH3। मैं 3 केसेस बनाता हूं। पहला एक्वस KOH, एक बार और कर लेंगे प्रैक्टिस, और एल्कोहलिक KOH। इसके चलो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, बना लेते हैं वो भी। एल्कोहलिक KOH, पहले केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3, then you have CH, then you have OH, then you have CH3, right? And this is nucleophilic substitution. In the second one, CH3 CH CH3. Now I can form here double bond CH CH3, correct? Plus I'll get one more product, that is CH3 CH CH3 CH double bond CH2. Now my friends, you have to please a little cautious। यहां पे देखो जरा, ये होगा माइनर प्रोडक्ट और बेटा ये होगा मेजर प्रोडक्ट। रीजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहां डबल बॉन्ड में स्टेबिलिटी कम है, यहां डबल बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CH, then you have Br, then you have CH3। alcoholic KOH, again it has two gonna be examples with it, I'll see। पहला एग्जांपल बनाते हैं फिर दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। पहले एग्जांपल में क्या आएगा, CH3 CH double bond CH CH3। In the second you will have CH3 CH2 CH double bond CH2। Obviously this is a minor product my friends, and this is a major product, and in the major product also you can have two isomers like CH3 CH double bond CH CH3। you can have two further products, the isomers first CH3, and then you have CH3, then you have H, and then you have H, then you have C double bond C, you have CH3, and you can get H
you can have AH, then you have CH3. That means this product will basically be a trans isomer. पता ना ट्रांस आइसोमर भाई लोग. And this will be, no, देखा आपको पता नहीं है इसका मतलब, कोई बोला ही नहीं, चैट सेक्शन में आया ही नहीं एक बार भी. This will be a cis isomer and this will be a trans isomer. ये बात आपने समझनी है, अच्छे समझनी है, ठीक है. इसके जैसे अगर मैं नाम देता हूं, the name will be बुटुइन. इसका नाम क्या बनेगा? सिस बुटुइन. और इसका ट्रांस बुटुइन, इसका सिस बुटुइन. ठीक है भाई, लगा समझ हल्का हल्का? ध्यान से देखना. अगर मैं इसकी ईज ऑफ डीहाइड्रोलाइजेशन के बोलूं, ईज ऑफ एलिमिनेशन और ईज ऑफ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में अगर मैं ईज मांगू तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले कौन कौन आएगा बेटा? इट्स 3 डिग्री, इट्स 2 डिग्री एंड इट इज 1 डिग्री. सिंपल. टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. बच्चों ये सिंपल सी बात समझनी है. तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्वस KOH आ जाए, अगर एक्वस KOH आ जाए बेटा, इट विल लीड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और अगर एल्कोहलिक KOH आ जाए, देखो इतनी इजी ऑर्गेनिक करना हर एक की बात नहीं है बेटा. अगर उस परमात्मा ने मुझे इतनी काबिलियत बख्शी है, उस काबिलियत का सही इस्तेमाल होना चाहिए. हर एक के घर ये एजुकेशन पहुंचनी. सरबत्ता पला. मैं उस परमात्मा में विश्वास करने वाला आदमी हूँ. सरबत्ता पला करो. तो अगर परमात्मा ने इतनी बख्शिश की है मेरे पे कि ऑर्गेनिक आपको मैं एक इंडिया स्केल पे सिखा सकूं, तो जरूर सिखाऊंगा. एल्कोहलिक KOH पे क्या होगा बेटा? यू विल फाइंड एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन. ये बात आपने समझनी है. So this was a second mechanism, second reaction. That first we did 4 reactions that particular day. हमारे 4 chemical reactions थे. पहला था nucleophilic substitution, then we had elimination. Now the third reaction that we will be starting out will be the reaction with metals, and the fourth was reduction reaction. ठीक है, थर्ड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद द मेटल्स. कोई प्रॉब्लम हो तो बेधड़क मेरे से डिस्कस करनी है. मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो भी. लेट्स डू इट ग्रेट. तो रिएक्शन विद मेटल्स एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है इसमें. ठीक है, इसमें मैं आपको करके सिखाता हूँ. सबसे पहले बेटा मैं इसमें करवाऊंगा आपका रिएक्शन एक्शन विद मैग्नीशियम. एक्शन विद मैग्नीशियम, जरा पॉइंट समझना आपने बहुत अच्छे से. इमेजिन करिए मेरे पास अल्काइल हैलाइड है मैग्नीशियम के साथ, और यहाँ पे मुझे लगना है ड्राई ईथर. यहाँ पे लगना है ड्राई ईथर. अगर बात समझना बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? RMgX. ये बात आपने बहुत अच्छे से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स दिस इज द अल्काइल हैलाइड. इफ यू वांट टू से this is the alkyl halide reacting with magnesium metal will form the Grignard reagent. ये Grignard reagent बनाएगा. बस एक बात याद रखनी है, जब भी आप Grignard reagent बनाओ, you have to take care that it has to be inert atmosphere. ये inert atmosphere होना चाहिए. कारण क्या है? अगर if traces of moisture are there, अगर traces of moisture भी मिल गया तो भाई लोग प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों प्रॉब्लम होगी? वहां पे एक्सप्लोजन होने के डर है. एक्सप्लोजन कैन हैपन और ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बनेगा. ये बात समझनी है. ट्रेस ऑफ मॉइस्चर नहीं चाहिए. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इन ड्राई ईथर एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर. ये बात हमेशा समझनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा यार. CH3 CH2 Br plus magnesium in the dry ether, what will fetch me? CH3 CH2 MgBr. That is again the Grignard reagent.
ठीक है बच्चों, ये सेकंड पॉइंट हमारा का वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्शन विद सोडियम, एक्शन विद सोडियम में मैं आपको 3 तरीके करवाऊंगा। मैं आपको 3 वेज बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, RX plus 2 sodium plus RX again in the presence of dry ether, ये पहला है। ओके, सेकंड, RX plus 2 Na plus aryl X again in the presence of dry ether. Third, aryl X plus 2 Na plus aryl X again in the presence of dry ether। ठीक है, आओ जी करें भाई। अच्छा, बुरा मत मानना, मैं आपको और इजी कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। इसको हम XR लिख सकते हैं, इसको हम X पहले मतलब हेलोजन लगाना आपको, X अराइल X अराइल। चलिए, ये लगेगा। ठीक है भाई, तो इसमें पहले वाले में तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, मजा आने वाला है यार। इसमें बनेगा RR प्लस 2NaX, तो निकलेगा निकलेगा R अराइल NaX देन अराइल अराइल प्लस 2NaX। ये बात समझनी है। यहां पे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अराइल कौन होता है? अराइल बेंजीन का जो कंपाउंड होता है, बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन ब्रांच में कह सकता हूं इसको। पहले रिएक्शन को मैं कह सकता हूं बच्चों, जरा समझना, द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन, ओनली द फर्स्ट वन। द सेकंड वन बच्चों इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। But only the third one is called as the fatigue reaction। मेरी बात लग रही थोड़ी समझ? थोड़ी तो लग रही होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, मुझे 100% विश्वास है इस बात पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आ गया CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, प्रेजेंस ऑफ ड्राई। मेरे पास आ गया CH3Br प्लस 2 सोडियम प्लस BrC6H5 ड्राई ईथर। भाई मेरे पास आ गया C6H5Br प्लस 2 सोडियम प्लस BrC6H5, है ना, ड्राई ईथर में। छोटे मोटे फोन बजते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमें वहां जाना है, वहां से अपना दिमाग नहीं, सिर्फ ध्यान की बात पे, सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे। मुझे सारा दिन फोन बजते, आई डोंट पिक, तो आपने काम करना है, जब टाइम है फोन पिक करने का तब पिक करेंगे, अभी पढ़ाई का टाइम है। प्लस 2NaBr, ठीक है, तो इसका नाम ब्रोमो मिथेन हो गया, इसका नाम इथेन हो गया, इस रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन हो गया। अच्छा जी, इसका प्रोडक्ट CH3 C6H5 प्लस 2NaBr, वो तो निकलेगा निकलेगा। इसका नाम देखना है, इसका नाम बनेगा ब्रोमोमिथेन, फिर ब्रोमोमिथेन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम टॉलीन। ये कौन सा रिएक्शन बना भाई लोग? ये बना वुड्स फिटिग रिएक्शन।
ये बात समझ रहे हो? दोनों का नाम ब्रोमोबेंजीन बनाई दे, इसका भी और उसका भी, और इसका H5 डायफिनाइल, ये डायफिनाइल बना। इस रिएक्शन का नाम क्या बना? फिटिग रिएक्शन। ये बात आपको समझनी है। एक बात समझनी है, वुड्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड फॉर odd number of carbon atoms products. ये बात समझनी है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? थर्ड पॉइंट, मैग्नीशियम पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, थर्ड पढ़ते हैं बच्चा लोग, रिएक्शन विद other active metals, जैसे कि RBr प्लस लिथियम। मेरी बात समझ रहे हो? RBr प्लस लेड, ये लेड वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। क्या बनाते हैं? RLiBr, R, ये पॉइंट समझना, 4 times PBr, लेड। ध्यान समझिए बात। इनको कंपाउंड्स को कहते हैं, वी टर्म देम एज ऑर्गेनोमेटालिक्स। हाँ, पिज्जा वाला ऑर्गेनो नहीं समझना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के बिना तो मैं काम ही नहीं करूंगा, आपको पता है। CH3 CH2 Br प्लस लिथियम, CH3 CH2 लिथियम Br। इधर जाइए, CH3 CH2, राइट, 4 times Br प्लस लेड ले लीजिए, बेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए मैंने कहा CH3 होल 4 क्या बन गया बच्चा लोग? Pb बन गया। इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम है, उसको कहते हैं टेल। व्हाट इज टेल? इट्स अ टेट्राइथाइल, इट्स अ टेट्राइथाइल लेड। ये बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट समझ। ये कहा, इसका फायदा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलाइन और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी नॉकिंग एजेंट इन द गैसोलीन और द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट लग गया समझ। आखिरी हमारा रिडक्शन, हमारा रह गया आखिरी रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या बेटा? फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शंस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ठीक है बेटा, अब करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। बहुत इजी है, इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगवाता हूं मैं आपको। आइए, हमारे पास इमेजिन कर लीजिए कोई भी हेलोल्केन RX, मैंने इनको डाला, किसके साथ डालूं? सोडियम के साथ डाल देता हूँ, निकल के साथ डालता हूँ, प्लैटिनम के साथ डाल देता हूँ। फर्स्ट निकल हमने डाला पैलेडियम के साथ। सेकंड मैंने डाल दिया जिंक कॉपर कपल के साथ बेटा। तीसरा मैंने बेटा डाल दिया इसको रेड फास्फोरस के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? जरा बात समझना, RH RH RH, और जो प्रोडक्ट निकले वो निकल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, CH3 CH2 Br, निकल और पैलेडियम, जिंक और कॉपर कपल, और तीसरा रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। बेटा पहले प्रोडक्ट में क्या आएगा? CH3 CH3 will get CH3 CH3
अगेन यू विल गेट CH3 तीनों में एक ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज ये तीनों ही बेटे हमारे कौन है, ये तीनों ही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनका एक ही काम है, क्या काम है वो, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है तो हमें दूसरी जगह बेटा क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड था तो हमें क्या मिला बच्चा लोग, हमें मिला इथेन मिल गया। ये हमारा लास्ट रिएक्शन था, फोर्थ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन बच्चों। अब इसी से हमारा क्या आ जाता है, हमारी आ जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल। ये तो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म की, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑफ हेलो एरीन्स। ये आपको बहुत समझना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, दैट हेलो एरीन्स they are less reactive than haloalkanes। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, कारण है उसके बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट, दो तीन कारण मैं दूंगा आपको, कारण पढ़ लेते हैं। हेलोरीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स। पहला कारण बेटा इस काम के लिए, द फर्स्ट इज हेलोअरीन्स में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस इफेक्ट कारण वो डिक्रीज करता है। सेकंड क्या है बेटा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स, difference in the hybridization states of carbon atoms in halorenes and haloalkanes। जैसे कि मैं अगर हेलोअरीन्स में बात करूं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती कार्बन एटम की, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलती है, sp3 मिलती है। बेटा थर्ड कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, instability of the phenyl cation। और चौथा को मैं मान लेता हूं, कई बार नहीं मानता, वो है पोलैरिटी ऑफ कार्बन, दैट इज CX बॉन्ड। ये आपको पता है किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये बात समझनी है। तो चार कारण है जिससे हेलोजेंस की रिएक्टिविटी कम होती है, हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, हेलोअल्केन्स का। अगर आपको इसका इंडेप्थ में कारण पढ़ने हैं तो स्पेशल क्लास हमारे में आ जाओ बेटा, चार इसमें करवा रहा हूँ। तो चार हमारे रहते हैं, पहला रहता है रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा रहता है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेलोरीन्स एज हेलोअल्केन्स, फिर फिनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी रहती है, और चौथा पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड रहता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझनी है। इसमें भी हमारे बेटा वही रहेंगे रिएक्शन। सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन आएगा बेटा वो आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको समझना है, इजी काम है, आपको आता है, मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा, फिर भी मैं करवाऊंगा आपको। इसमें पहली टाइप बनेगी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। I put, what do I put? I put 623 Kelvin। भैया मैंने 623 केल्विन टेम्परेचर डाला, 300 atm प्रेशर डाल दिया, तो क्या होगा, I get ONA प्लस HCl। ये बात समझते हो, ये अंडरस्टैंड करना अच्छे से। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड है,
उसके बाद बेटा अगला स्टेप भी आपने देखना है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चा लोग, डाइल्यूट HCl डाल दिया। जब मैं डाइल्यूट HCl निकालूंगा तो क्या होगा, यहां से Cl, यहां से Na बार निकल जाएगा करके माइनस NaCl, और यहां से मुझे प्रोडक्ट क्या मिल गया बच्चा लोग, यहां से मुझे प्रोडक्ट मिला OH। ये प्रोडक्ट क्या नाम है, द प्रोडक्ट नेम इज फिनोल, एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोज प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैं डोज प्रोसेस कह दूंगा, इस प्रोसेस को मैं डोज प्रोसेस कह दूंगा बच्चों, ये बात समझनी है। तो क्लोरोबेंजीन से अगर हमें फिनोल लेनी है, हमें डोज प्रोसेस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल के 623 केल्विन 300 एटीएम प्रेशर सोडियम पेरोक्साइड के साथ HCl के साथ, करेक्ट। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका सेकंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा, सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, द सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे अमीनो ग्रुप से बेटा, वो समझनी है आपको। आइए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास फिर एक हैलाइड होगा, क्लोरोबेंजीन ले लो बेटा, इसमें आपने अमोनिया डाला, इसमें कॉपर ऑक्साइड डाला बेटा 475 केल्विन पे 60 ATM प्रेशर पे, तो क्या बना बच्चा लोग, यहाँ पे आपके पास बन गया एनालीन बन गया, प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O बन गया बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दिस वाज एनालीन, व्हाट वाज दिस, एनालीन, ये एनालीन है बच्चों लोग, और ये तो आपको पता ही है क्लोरोबेंजीन बना। अच्छा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे। इस बात को आपने अच्छे से अपने अंदर तक जमाना है, अच्छे से। नंबर हमारे पूरे आने चाहिए, मुझे नंबरों में नहीं चाहिए यार कोई भी, है ना, कॉम्प्रोमाइज। तीसरा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय सायोनो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। कैसे बनेगा, सिंपल सा काम है, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, मैंने डालना बीच में कॉपर सायोनाइड इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, आइदर इट बी पायरिडाइन और DMF। यहाँ पे क्या बन गया, CN बन गया, ठीक है। दिस इज साइनोबेंजीन बच्चों, और बेंजोनाइट्राइल दैट यू वांट टू बेस्ट यू कैन टर्म इट एज साइनोबेंजीन। बेटा ये पॉइंट लगना चाहिए समझ मेरे बच्चों को। अब ये हमने उसमें भी किया था, पिछले वाले में भी किया था, हमने क्या किया था, आपको वो बात समझनी है, आपको वो बात समझनी है। हमने पिछले वाले में भी किया था ये बात, अगर आपको याद है, मुझे नहीं बात याद है कि नहीं याद, हमने उसमें भी किया था कि जब भी ऐसा होता है तब हमेशा वहां से अमाइड बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वहां से हमेशा अमाइंस बन सकती है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छी बातें याद होनी चाहिए। तो आओ करवाता हूँ फिर भी, एज अ मेंटोर, मेरी एक बतौर मेंटोर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारा रिपीट करवाने की। तो ये आ गया साइनोबेंजीन आ गया बच्चों। साइनोबेंजीन के अंदर अब क्या करेंगे हम, मैंने पहले में डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl with H2O2, then you put बच्चा लोग dilute HCl और H positive, in the third case बच्चा लोग you put sodium with alcohol. Oh my god, what do you obtain as a product, very interesting. In the first case what do you get, you get CONH2 that is amide। यहाँ आपको क्या मिलता है बेटा, बेंजो अमाइड और बेंजा अमाइड। आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज दिखानी मैंने आज, यहाँ पे मिला आपको COOH बेंजोइक एसिड बच्चों, और बेटा तीसरे केस में क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको अमाइन मिला CH2NH2। इसको क्या कहते हो बेटा, आप सबको पता है, बेंजाइल अमाइन। अब बेटा अच्छी बात, आपने कहा था सर बताएंगे, तो बता रहा हूं अच्छी बात आपको बेटा, दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन।
रिएक्शन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या कहना है हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या मिलता है, अमाइड्स मिलती हैं। इसमें हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एसिड। और अगर ये करें तो हमें मिलता है रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आपको मैं करवा सकता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अच्छे नंबर लाने, ठीक है, और मैं लाऊंगा, शिद्दत से लाऊंगा आपके साथ मेहनत करके। ये था हमारा पहला रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन बेटा करेंगे हम रिएक्शन विद मेटल्स। टाइप 2 करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ये बात आपने सब अब कर चुके हैं, मैं देखो रिपीट करवाना मेरा काम है। हर चीज आपको लगनी चाहिए हमने पढ़ी है, विशाल सर ने करवाई थी, हमने पढ़ी हुई है। ड्राई ईथर क्या बन जाता है यहाँ पे, MgBr। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही, दिस इज आल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखना इनर्ट कंडीशंस में बने। अगर मैं यहाँ पे 2 सोडियम डाल दूं, अब ये भी सर ने कराया है, अभी तो करवाया है सर ने, याद है, याद है। ड्राई ईथर C6H5, C6H5 लिख सकते हो, डाइफिनाइल हो जाएगा। रिएक्शन का नाम फिटिग रिएक्शन, ये भी सर ने कराया, ये हो गया फिटिग रिएक्शन। तो सर ने कुछ छोड़ा नहीं, मैं देखा है वैसे। एक रिएक्शन नया हम करेंगे इसमें, आ जाओ करें फिर भाई लोग, एक रिएक्शन नया करेंगे, सारा काम सेम, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। सोडियम की जगह हमारे पास कॉपर आ गया। ओके, दैट्स इट, और कोई बदलाव नहीं। ड्राई ईथर इसके बाद डाइफिनाइल फिर, बट इस रिएक्शन को क्या कहना है, उल्मैन रिएक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको कहते हैं उल्मैन। फिटिग और उल्मैन में सिर्फ कॉपर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ये बात आपने अच्छे से समझ ली है, ठीक है। आओ जी नेक्स्ट इसका करें बेटा, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बात आपने समझनी है। बस 2 बातें याद रखनी है इससे करने से पहले। जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये बात समझनी है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब पहला रिएक्शन करेंगे हम इसका, हैलोजिनेशन। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई, पैरा प्रोडक्ट है, और मेजर प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो माइनर है, ठीक है। ये बात आपको समझ हमेशा होता है। नाइट्रेशन
ठीक है बच्चों, नाइट्रेशन जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन में डाला डाइल्यूट HNO3, जरा पॉइंट समझना है। विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ClNO2 प्लस पैरा पे लगाना है ClNO2। बेटा ये समझिए, ये फिर माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि रिपल्शन बड़ी हो जाती है इनमें, आपस में रिपल्शन होंगी, यहाँ पे दूर दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। लास्ट इसमें एक रिएक्शन मिलता है हमें, जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी दो टाइप्स आती है। पहले हम करेंगे अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, ये बात जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास क्लोरोबेंजीन, मैंने इसमें CH3Cl डाला, इसमें एनहाइड्रस AlCl3 था, क्या बना बच्चों? अब आपने अच्छे से देखना है, CH3 प्लस आपका क्या बनेगा? CH3, दैट इज पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर बात वही आ गई, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेना चाहूंगा अगले पेज पे। ठीक है जी, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस ये मेरे भाई ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर, और भाई ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया? मेजर प्रोडक्ट। नाम देना हो बहुत इजी है, आगे नाम देते हैं इसको पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, सेम ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, सेकंड इसकी टाइप है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट में असाइलेशन रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन है, बहुत जबरदस्त देखना है, सिंपल काम है। इसमें असाइल डाल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl, Cl COCH3 plus Cl beta COCH3. Again, this is a major product. This is a major and this is a minor product. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा हेलोल्कीन्स और हेलोअरेन्स, जो अल्केन्स और एल्वीन्स है, ये हमारा बोर्ड का जितनी भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है आप शेयर करो और खूब पढ़ो, खूब छोड़ो जिंदगी, और माँ बाप का नाम रोशन करो, और अपने ट्यूटर्स का, मेंटोर्स का नाम रोशन करके नीट क्लियर करके, जेई क्लियर करके, बोर्ड्स में 100 फोड़ के मेरे घर मिठाई का डब्बा। विद ऑल दिस, हैव अ ग्रेट डे।